तो आज हम लोग क्लास 10 के अवयवों चैप्टर का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका हम लोग देखेंगे। प्रश्न जो है उसको देखेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, उसका उत्तर एकदम सटीक आपके सामने लेके आए हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए हैं, देख सकते हैं, और इसको बहुत ही आसान शब्दों में उत्तर दिया गया है। आप फटाफट इसको देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अवनियो क्या है और वो कहाँ अवस्थित है। तो ये आंसर देखेंगे इसका। अवनियो एक पुराना शहर है जो कभी पोप की राजधानी था। यह शहर यूरोप के फ्रांस देश में रोन नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा को आप लोग देख लीजिए। दूसरा आपका है, हर वर्ष अवनियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे कि हर वर्ष अवनियों में गर्मियों में रंग समारोह होता है जहां देश विदेश के साहित्यकार एकत्र होते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में उत्तर है जो आप लोग याद कर सकते हैं। 2 नंबर हो गया। अब हम लोग 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर का कितना आसान है। 3 नंबर देखिएगा, लेखक अवनियों किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना। तो देखिए, लेखक जो हैं वो प्रति वर्ष होने वाले रंग समारोह में पीटर ब्रूक का महाभारत प्रस्तुत होना था, जिसमें उन्होंने लेखक को निमंत्रण मिला और इस रंग समारोह में शामिल होने अवनियों गया और उसने वहां देखा कि रोन नदी के किनारे बसा यह शहर अपने सौंदर्य और ऐतिहासिकता के लिए महत्वपूर्ण है। यह शहर कभी पोप की राजधानी थी। वो मैंने पहले जो था वो पोप की राजधानी थी। अब 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, तो आजकल उसका क्या उपयोग होता है। तो उत्तर देखेंगे आप लोग। ये सब किताब का प्रश्न है, बहुत कम शब्दों में इसका उत्तर दिया गया है। तो 4 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर देखेंगे। ला शत्रुज एक इमारत है, ठीक है, ध्यान रखना, जो काथिसियन संप्रदाय के ईसाइयों का मठ था। ये बताया भी गया था आपको जब पढ़ाया गया था। यह रोन नदी के दूसरी ओर स्थित है। आजकल ला शत्रुज का उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है। 5वां देखेंगे आप लोग, ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापना क्यों कहा। तो इसका उत्तर देखेंगे आप लोग। ला शत्रुज में कमरे सुसज्जित और फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। रसोई घर, ये 5 नंबर का प्रश्न है, रसोई घर नहान घर के साथ ही संगीत की व्यवस्था आधुनिक है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्राह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाज़ा भी। इसका स्थापत्य बिल्कुल मौन है। दिन में औसतन 50 सैलानी यह जगह देखने आते हैं। यह बेहद शांत और नीरस स्थान है, इसलिए लेखक ने इसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य कहा है। अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से वीडियो को रोककर आप स्किप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेखक अवनियों क्या साथ लेकर, लेखक जो थे वो अवनियों जब गए थे तो क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिएगा। लेखक अवनियों जाते समय हिंदी का टाइपर राइटर 3-4 पुस्तकें और संगीत के टेप्स ले गए थे और वे 19 दिन तक वहां रहे। इस दौरान उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी थी। अब चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं 7। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे मानवीकरण करता है। तो उत्तर देखेंगे, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि पत्थर का धैर्यवान और अटल मानव के रूप में मानवीकरण करता है। यह पत्थर मेघ, धूप, अंधेरे और नीरवता में भी पूरे धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवि ने पत्थर का मानवीकरण इसलिए किया क्योंकि उसमें मनुष्य की तरह ही कुछ विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं, अनवियों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो अवनियों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए लेखक कहता है कि हर जगह हम कुछ पाते हैं, बहुत सा गंवाते हैं। ला शत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गंवाया उसकी गहरी पीड़ा भी लेखक को है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर देखेंगे कि मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। यानी मनुष्य जो है वो जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है।
तो देखिए आंसर में क्या होगा कि मनुष्य जीवन से पत्थर की समानता और विषमता दोनों है। ठीक है, मनुष्य जीवन से समानता यह है कि मनुष्य और पत्थर दोनों धैर्यवान होते हैं। बिल्कुल सही, मनुष्य और पत्थर दोनों धैर्यवान होते हैं, दोनों ही प्रकृति का हिस्सा है, दोनों ही प्रकृति में मिलते हैं और हर रोज संघर्ष भी करते हैं। विषमता यह है कि मनुष्य सर झुकाता है लेकिन पत्थर नहीं। मनुष्य बोलता है, शब्दों का निर्माण करता है, लेकिन पत्थर पूर्णतः मौन रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे कि मनुष्य से जीवन की क्या समानता और विषमता है। इसको आप अच्छा से देख लेंगे, बहुत कम शब्दों में उत्तर दिया गया है। 10 नंबर जो प्रश्न है उसको देखेंगे कि ये है, इस कविता से आप क्या सीखते हैं। ये सबसे बड़ी प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। तो उत्तर में देखिएगा, इस कविता से हम सीखते हैं कि हमें पत्थर की तरह धैर्यवान होना चाहिए, प्रत्येक बाधा और दुख को सहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। दुख कितना भी गहरा हो, अंधकार कितना भी गहन हो, फिर भी हमें धैर्य रखना चाहिए। बहुत सटीक आंसर दिया गया है ये 10 नंबर का। अब हम 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो उत्तर देखेंगे, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को अनुभव हुआ कि नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है और नदी के साथ होना नदी होना है। कितना अच्छा आंसर है। ये किताब में स्वयं लेखक लिखा है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक कहते नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को अनुभव हुआ कि नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है और नदी के पास होना नदी है। बहुत अच्छा है आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर देखेंगे कि नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों आती है। तो भाई उत्तर देखिएगा 12 नंबर का कि नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरा लोगों की याद आती है। इस कविता की याद लेखक को इसलिए आती है कि इसमें बताया गया है कि नदी के पास जाना नदी हो जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। या नदी और कविता में लेखक समानता पाता है, नदी और कविता दोनों सदियों से हमारे साथ हैं, बहुत दिनों से। नदी में ना जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते हैं, कभी जल खत्म नहीं होता। इसी तरह कविता में शब्द कम नहीं पड़ते हैं और ना जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंबमलाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियों और प्रतीतियाँ आकर मिलती हैं। कविता और नदी दोनों का प्रवाहमयी होना एक दूसरे को समान बनाता है। चलिए 13 नंबर का आंसर बढ़िया से आप लोग देख लेंगे, हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि टाइम कम लगे। और लास्ट प्रश्न जो है वो है 14, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों। ये देखिए उत्तर में देखिएगा, इसका उत्तर होगा कि नदी और कविता दोनों के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है। दोनों की अभिभूति से हम बच नहीं सकते। जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक। निरंतर दोनों ही हमारी नश्वरता का अंत से अभिषेक करती है। तो देखिए आप लोग को और किस किस चैप्टर में दिक्कत है और किस किस चैप्टर का आपको प्रश्न चाहिए आप लोग बताएंगे तो हम उसका वीडियो बना के दे देंगे, उसका आंसर का बहुत सटीक, बहुत जल्दी और बहुत कम शॉर्ट वीडियो बना कर देंगे। ऑब्जेक्टिव हो या आपका सब्जेक्टिव हो, ठीक है, सभी को हम वीडियो बना के देंगे और उसका बताएंगे आप लोगों को किसको चाहिए और किस सब्जेक्ट को चाहिए ये भी बताइए। डेली आपको दे दिया जाएगा शाम को और पढ़ते रहिए। सिमरन का काम मिला, पेपर ना मिला, सिमरन के बारे में